सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज हम बात करेंगे राजस्थान ग्रेड 2 का पेपर का। बेसिकली आप सभी को पता होगा कि राजस्थान ग्रेड 2 टीचर की वैकेंसी निकली हुई है और उसमें जो है 100 क्वेश्चन आने हैं फर्स्ट पेपर में, और उसी के बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। हालांकि सभी टॉपिक पे नहीं जिक्र करूंगा, मैं सिर्फ पॉलिटी पे बात करूंगा, क्योंकि पॉलिटी का जो टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान के ग्रेड 2 के पेपर में, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चनों की संख्या अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी का 20 से 25 क्वेश्चन जो होगा वो सिर्फ आपके पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था से आपका 20 से 25 क्वेश्चन होगा। और इसी के बारे में हम लोग जिक्र भी करेंगे पॉलिटी के सेशन में। अगर इसे परसेंटेज में देखा जाए तो 25% के आसपास जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था से बनेगा। ठीक है, हम बात करेंगे राज व्यवस्था पे ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। अगर आप जिक्र कर लूँ, थोड़ा सा अगर मैं बता दूं इस पेपर के बारे में, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। प्रति क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है आपके, यानी कि 200 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन और मार्क्स जो है 200 नंबर के होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 33% मार्किंग जो है निगेटिव मार्किंग का 1/3 है, यानी कि 2 नंबर अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो पाएंगे, और 1/3 यानी उसका 1/3 जो है वो निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉलिटी के सिलेबस पे। देखिए, पॉलिटी का सिलेबस एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिया हुआ है। पॉलिटी का जो सिलेबस है उसमें जितना भी आपको दिया गया है वो सभी इंपॉर्टेंट है। किसी को अगर ये सोच के अगर आप पढ़ रहे हैं कि ये टॉपिक पढ़ लूँगा कि ये टीचर की वैकेंसी है या वन लाइनर पढ़ लूँगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा कमी जरूर रहेगी। अगर तैयारी कर रहे हैं आप सभी के सभी, तो आप तैयारी को उस तरीके से कीजिए कि जो भी क्वेश्चन आए ये मेरा लास्ट पेपर हो। अगर आप ग्रेड 2 का पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो फैक्चुअल डेटा के क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पूरा होलिस्टिक पढ़ना चाहिए। तो आपका टॉपिक जो दिया है भारतीय संविधान, ठीक है, तो सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं और धीरे धीरे करके एक एक मिनट मतलब स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। भारतीय संविधान जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपका सिलेबस में बात कर रहा हूं। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, आप सभी जानते हैं कि जो संविधान को बनाने के लिए हमने बहुत देशों के संविधानों का गहन अध्ययन हमारे संविधानविद किए थे, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं हमारा संविधान बना था। ठीक है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर कहीं का है वो भी भारत का है। और उसकी मुख्य विशेषताएं, यानी कि ये हमारा जो टॉपिक है कि भारतीय संविधान, संविधान का निर्माण और उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, ये हमारा टॉपिक है। इसके साथ ही साथ 1919 और 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम है, उस अधिनियम के संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास क्या है। आप सभी को पता है कि 1919 का एक्ट आया था, 1935 का भी एक्ट आया था। 1919 में द्वैध शासन की जो बात की गई थी, ये सब पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। और हमारा जो संविधान लिया गया 1935 के संविधान का 80% भाग तो 1935 के संविधान से ही लिया गया है। तो ये भी आपको जिक्र किया जाएगा, जितने भी एक्ट्स हैं, खास करके फोकस जो है 1919 और 1935 के संदर्भ की बात किया गया, तो उसी को संदर्भ को लेते हुए भारत का क्या संवैधानिक इतिहास है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। अगला है हमारा जितने भी मौलिक अधिकार या हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, इस पर हम बात करेंगे। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे। मौलिक कर्तव्य क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, ये सभी चीज़ों के बारे में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे सबके बारे में हम लोग जिक से बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय के बारे में बात करेंगे। भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो मेन टॉपिक है बस मैं वही बता दे रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी परीक्षा से ओरिएंटेड ही ये सारी चीज़ें। तो भारत की संघीय व्यवस्था कैसी है, हमारी फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है, प्रमुख राजनीतिक दल कौन से हैं। जैसे मान लीजिए ये पूछे कि भारत में कितनी ऐसी पार्टियां हैं जिनको राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त है, मतलब नेशनल राष्ट्रीयकृत पार्टी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, नेशनल लेवल पे कौन सी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीयकृत पार्टी का दर्जा उसे प्राप्त है। जैसे अभी रिसेंटली टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। राज्यपाल के कार्य क्या है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल उनकी भूमिका क्या है, उनके कार्य क्या है। राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन और उसकी भूमिका। और राजस्थान में पंचायती राज, आप सभी को पता होगा कि पहली बार पंचायती राज जो है राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट किया गया था। तो ये जो सिलेबस है आपका, ये सिलेबस तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ मुझे जहां लगता है जैसे इस साल उपराष्ट्रपति का भी चुनाव भी रिसेंटली हुआ है, जगदीप धनखड़ साहब,
इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि देश के सर्वोच्चतम, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है इस बार, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री या राजस्थान का जो पूरा डिटेल जो है, जो राज्य व्यवस्था है, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि परीक्षा को उस तरीके से पढ़िए ताकि जो करंट अपडेट है, यानी जो करंट में चीजें चल रही हैं, जैसे उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ जगदीप धनखड़ साहब, या उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ विपक्ष से कौन था, आलवा साहब जो मैडम जो थी, वो कितना उनका परसेंटेज कितना था या कितने वोटिंग उनको मिला। तो ये सब भी चीजें आप लोग को जरूर ध्यान से देखना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप अगर देखें तो राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और मुर्मू जी जो है राष्ट्रपति बनी है, 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये सब भी जो है 15वां है कि 16वां है कि 14वां है, क्या इंपॉर्टेंट है, इस सब के बारे में हम लोग जिक्र से पढ़ेंगे। ये पहला क्लास है, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा डिटेल करके इन चीज़ों को अगर मैं बताऊं एक समराइज वे में, तो आप लोग को ये चीज़ें जरूर जाननी चाहिए। बाकी तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव हुए हैं, उसके बारे में भी हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। ये ऐसा करंट अपडेट मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए आप एकदम करने की पूरे इच्छुक रहे, सक्षम रहे, उस लायक रहे। पंचायती राज सभी को पता होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले भारत की विदेश नीति। ये भी आपका सिलेबस में जो है भारत की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी जो है, पंचशील जिसे अगर मैं कहूं, तो भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और उसके निर्माण में नेहरू जी का क्या योगदान था। आप सभी को पता है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो नेहरू जी थे, ठीक है। और जो हमारी विदेश नीति थी, यानी कि विदेशों के साथ हमारे क्या राजनयिक संबंध थे, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही साथ भारत और यूएनओ, ठीक है, वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते क्या रुझान है, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ, तो इसको भी हम लोग जरूर पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। एक एक टॉपिक रोज लेके चलूंगा, डेली आप लोग को एक एक टॉपिक मिलता रहेगा, जैसे जैसे बता रहा हूं उसको उसी तरीके से पढ़िएगा। तो सबसे पहला जो है संविधान सभा का, यहीं पर अगर संविधान सभा के आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक मैंने बताया ये तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ यहां पे लिख दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ऐसा फील होना चाहिए कि आप लोग क्लास में ही हैं, या उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट है, या जितने भी चुनाव हुए हैं किसी अन्य राज्यों में, उन चुनावों पे भी थोड़ा आप लोग का पैनी नजर रखनी चाहिए। 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा पॉलिटी, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए। जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए, बार बार रिकॉल करते रहिए, आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। आप सभी को पता है कि जो संविधान का जब निर्माण किया गया, जब संविधान बनाने की बात की गई 1935 के एक्ट को देखते हुए, तो ऐसा लग रहा था कि आखिर संविधान कैसे बनेगा, अपना संविधान किस तरीके से बनाया जाए अपना, क्योंकि अंग्रेज अगर छोड़ के चले गए भारत को, तो आखिर कौन सा ऐसा नियम रहेगा जिससे भारत में उस नियम के हिसाब से यहाँ का संविधान किस तरीके से लिखा जाए, कौन सा ऐसा नियम होगा जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो संविधान सभा में बहुत सारे मुद्दों पर जिक्र किया गया। जितने भी वहाँ पे प्रकांड विद्वान बैठे हुए थे, उन लोगों ने पूरे विश्व के संविधान को पढ़ा, लिखा, जाना, एनालिसिस किया, किससे क्या क्या हमें लिया जा सकता है, ये सब पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, और उस हिसाब से उन्होंने अपने संविधान को लिखा है। तो संविधान सभा, तो चलिए हम बात करते हैं, और जो जो मैं फैक्ट दे रहा हूँ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। तो भारत में संविधान के गठन का जो विचार था वर्ष 1934 में, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आखिर ये विचार कैसे आया, क्या ऐसा कारण था। 1919 का एक्ट में आप देखेंगे द्वैध शासन की बात की गई थी, 1935 में भी बात किया गया था चुनाव के बारे में। तो ऐसा क्या था कि जो अंग्रेज ने कह दिया कि भैया आप अपना संविधान चलिए बनाइए, अगर आप संविधान बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे। तो भारत के संविधान के गठन का विचार वर्ष 1934 में सर्वप्रथम यमन राय द्वारा दिया गया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संविधान के गठन का निर्माण का जो विचार है, संविधान के गठन का जो विचार है वर्ष 1934 में सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, तो यमन राय द्वारा दिया गया। तो याद रखिए कि यमन राय द्वारा सबसे पहले 1934 में भारत के संविधान के गठन का विचार दिया गया।
ये विचार की बात अभी की जा रही है। इसके साथ ही साथ वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए, देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। इसके पहले नहीं मांग की थी। आपको पता है कि कांग्रेस की जो स्थापना यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, वे उन अभ्यर्थियों को जो एकदम नए होंगे 1885 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ये भी लिख दे रहा हूं फैक्ट, ताकि आप लोग को याद रहे। ए.ओ. ह्यूम साहब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो पहली बार, और उस समय देखेंगे, उस समय से लेकर 1916 तक का जो दौर है, उग्रवाद है, उदारवाद है। उग्रवाद में जैसे लाल बाल पाल थे, उदारवाद में बाकी सब उदारवाद ही थे। तो गांधी जी के आगमन से लेके 1916 से लेके 1947 की जो राजनीति है, 1915 में जैसे गांधी जी आते हैं, और 1915 के बाद जैसे वो पूरे 2 साल तो पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। और आज देखिए 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, खैर उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले पॉलिटी के हिसाब से चलते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में की गई थी, वो भी एक अंग्रेज ह्यूम के द्वारा किया गया था। और पहली बार ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब कहा कि भैया संविधान के निर्माण की हमें जरूरत पड़ी है, तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से ऑफिशियली इस बात को उन्होंने कहा है। ऐसा नहीं है कि वैसे कह दिया, ये ऑफिशियली तरीके से अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब कहा है ऐसा कि भैया हमें अपने संविधान का निर्माण की जरूरत अब है, तो वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की कि ऐसा कोई संविधान होना चाहिए, ऐसा संविधान कोई सभा होनी चाहिए जहां पर हम बैठ के विचार विमर्श कर सकें कि आखिर हम किस नियम से, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो बहुत सारे नियम होते हैं कि भाई लेट से आएंगे तो ये होगा, या लेट पेमेंट, अगर फीस समय से नहीं जमा करेंगे तो लेट पेमेंट लग जाएगा। तो ऐसा कौन सा नियम रहे? क्या हम अंग्रेज देश छोड़ के चले गए तो क्या फिर से मुगलिया सल्तनत वापस आ जाएगी? ऐसा कोई तो नियम होता। आखिर किस नियम के बिहाफ पे इतने बड़े देश को उस समय के लोग कैसे चलाते भारत को? तो बात हुई कि भैया संविधान सभा खुद का संविधान बनाओ, और संविधान बनाना इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि सभी की अपनी अपनी कहानी थी कि आखिर संविधान को कैसे बनाया जाए। लेकिन जितने भी हमारे विद्वान थे, जितने भी हमारे राजनीतिज्ञ थे, चाहे उदारवाद के हो चाहे वो उग्रवाद के हो, सभी लोगों ने बहुत ही गहन अध्ययन किया, और गहन अध्ययन करने के बाद अंततः इस नतीजे पर पहुंचे कि जहां से जो चीजें ले, जैसे आपातकाल कहां से लेना था, या मौलिक अधिकार कहां से लेना था, या उपराष्ट्रपति का चुनाव का कॉन्सेप्ट कहां से लेना था, तो जहां से जो भी चीजें लेनी थी वो उन लोगों ने उस देश के संविधान से लिया, अपने आप को अंगीकृत किया, और उसके बाद भारत के संविधान को लिखा गया। और लिखित संविधान है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी भारत का ही संविधान है। तो अगर पूछे कि विचार किसने दिया, तो वर्ष 1934 में यमन राय साहब के द्वारा विचार दिया गया। और ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐसा कब कहा, तो वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से, मतलब ऑफिशियली इस बात को कहा है कि संविधान सभा की उन्होंने मांग की बात की। ठीक है, तो इसको जो जो बीच बीच में बोल रहा हूं उसको भी नोट डाउन आप लोग करते चलिए। अगला देखते हैं उसके आगे। इसके साथ ही साथ वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने घोषणा की कि भारत का संविधान निर्माण वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यानी कि भैया जो लोग वयस्क हैं वो वोट डालेंगे, ऐसे वैसे नहीं चलेगा कि संविधान लिख दिया गया इसकी घोषणा। तो भारत का संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा नेहरू की इस मांग को आर्थिक रूप से स्वीकार किया गया। ठीक है, यह आर्थिक नहीं, आधिकारिक रूप से यहां पर है, आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। तो इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा नेहरू की जो मांग थी वर्ष 1929 में, जैसे मैंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भारत का संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। ऐसे वैसे नहीं किया जाएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इनकी जो मांग थी, उस मांग को, नेहरू जी की इस मांग को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए 1942 के बाद, इसके बाद 1942 में सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्योंकि इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942
भारत छोड़ो आंदोलन, जो बोल रहा हूं वो लिखते रहिएगा, हो सकता है कि आपको दूसरे सब्जेक्ट में पूछ ले क्वेश्चन। सभी जानते होंगे जितने भी हमारे नेता थे, मेन जो नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया। अब भैया कैसे चलेगा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? वही गांधी जी जो कहते थे कभी, जब चौरी चौरा हत्याकांड होता है तो आपने देखा होगा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। वही गांधी जी सविनय आंदोलन करते हैं, नमक विषय रखते हैं। वही गांधी जी 1942 जाते जाते अंग्रेजों से कहते हैं करो या मरो। मतलब अंग्रेजों से नहीं कहते हैं, सभी से ये कहते हैं कि करो या मरो, डू या डाई। अंग्रेज भी भयभीत हो जाते हैं कि गांधी जी ऐसी बात कैसे कैसे। गांधी जी तो हमेशा अहिंसा के पुजारी है भाई, लेकिन गांधी जी ने उस समय कहा करो या मरो, डू या डाई। इसके बाद 1942 में सभी व्यक्ति अपने अपने तरीके से देश की आजादी में पार्टिसिपेट कर रहे थे और 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर स्टुअर्ट को एक स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यह भी परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछता है, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो 1900 जैसे ही स्वीकार कर लिया गया था, नेहरू जी की मांग को ऑफिशियली रूप से स्वीकार किया गया। उसके बाद 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर स्टुअर्ट फोर्ड को एक स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि क्या सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था? क्या नहीं, मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। किसने अस्वीकार किया था? मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया, जिसके आधार पर एक संविधान सभा का गठन किया गया। आप सभी पता है कि कैबिनेट मिशन भी आया हुआ था। तो जैसे सर स्टुअर्ट क्रिस आते हैं, उनको कहा गया कि भैया जाइए आप वहां पे जाके अपना संविधान का निर्माण के प्रस्ताव भेजा गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के बारे में जानते हैं। मुस्लिम लीग जैसे ही स्वीकार कर देता है अगस्त प्रस्ताव को, इस प्रस्ताव को, इसके बाद भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया, जिसके आधार पर एक संविधान सभा का गठन का विचार दिया गया। तो ये भी जरूर आप लोग याद रखिएगा। जो भी चीजें बता रहा हूं, 1942 किसने बहिष्कार किया, किसने अस्वीकार किया? तो मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर, यह संस्तुति है, संस्कृति नहीं है, कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ तथा संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, आहूत की गई। किसके बिहाफ पर? कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर, क्योंकि कैबिनेट मिशन को जिम्मेदारी दी गई थी। तो कैबिनेट मिशन ने इसका कहा कि भैया ऐसा है कि हमने रिपोर्ट बना लिया है, और उन्हीं के संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो जुलाई 1946 में हुआ तथा संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, आहूत की गई, बुलाई गई। 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। ठीक है, तो इस डेट को जरूर याद रखिएगा, पेपर में कई बार डेट पूछता है। इसका पहला अधिवेशन, यह भी क्वेश्चन पूछता है कि किसके द्वारा किया गया था। तो इसका पहला अधिवेशन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुआ। तो अध्यक्षता सबसे पहले अगर जिक्र करूं कि अध्यक्षता आखिर किसने किया, तो इसका पहला अधिवेशन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुआ और 11 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर, यानी लिख देता हूं दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर। अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। सिन्हा, इन्हीं की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला अधिवेशन हुआ था, बुलाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को, कब? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनाए गए? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। 22 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही संविधान सभा का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। यहां पर अस्थायी है, अस्थायी नहीं है, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। और 22 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही संविधान सभा का निर्माण का कार्य
प्रारंभ हुआ था। तो इसका पहला अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 22 दिसंबर 1946 को ही, देखिए 9, 11 और 22 का इतना इंपॉर्टेंट डेट है, 9 फिर 2 दिन बाद 11 और उसका डबल कर देंगे, यानी कि 22 दिसंबर 1946 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही संविधान सभा के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। इस डेट को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ यह सभा ने कहा कि यह सभा भारत का एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है, तब भविष्य के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक संविधान सभा के निर्माण की घोषणा करती है, ऐसा उस प्रस्ताव में कहा गया था कि यह जो सभा जो बन रही है संविधान सभा, भारत का एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है संविधान सभा को, तब भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए, यानी कि उस नियम को जैसे बन गया संविधान सभा का, वो भी स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है और भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान निर्माण की घोषणा करती है। संविधान सभा को 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। पहला, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, जो स्वतंत्र भारत स्वतंत्र हुआ, और दूसरा देश के लिए आम कानून बनाना, यानी कि दोनों ही जिम्मेदारी संविधान सभा को दी गई थी कि एक तो पहला स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए कानून बनाना। संविधान तो बन गया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, तो ये दोनों जिम्मेदारी संविधान सभा को दिया गया था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। याद रखिएगा कि ये जो संविधान सभा थी स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब बैठक बतौर विधायिका के रूप में होती थी तो अध्यक्षता जीवी मालंकर करते थे। आप सभी पढ़ते होंगे कि पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालंकर साहब का हमेशा नाम आता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब थे। तो इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद थी, और जब सभा की बैठक होती थी तो संविधान सभा के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब इसकी अध्यक्षता करते थे, और जब बैठक बतौर विधायिका होती थी तो इसकी अध्यक्षता जो करते थे जीवी मावलंकर साहब करते थे। तो इस डेट को जरूर याद रखिएगा। इस प्रकार संविधान सभा एक विधायिका भी बनी। ये जो संविधान सभा एक कानून विधायिका भी बनी। संविधान निर्माण प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कार्य किया था प्रारूप समिति द्वारा किया गया था। बताऊंगा आगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया, महत्वपूर्ण कार्य जो है प्रारूप समिति द्वारा किया गया था, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे और कोई नहीं, सबसे बड़े विद्वान जो अपने समय से बहुत आगे थे, जिन्होंने कई सारे डिग्रियां हासिल की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, और उन्होंने संविधान निर्माण प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कार्य प्रारूप समिति द्वारा किया गया था, और समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। याद रखिएगा आप लोग। प्रारूप समिति की जो स्थापना हुई थी, वो स्थापना जो है प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को किया गया था। याद रखिएगा 29 अगस्त का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1947 को प्रारूप समिति की अध्यक्षता किया गया था, स्थापना किया गया था। प्रस्ताव को शामिल करते हुए भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही साथ विचार विमर्श करने के बाद 26 नवंबर 1949 को सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थिति को संविधान पर हस्ताक्षर करके उसे पारित कर दिया था। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग कि प्रस्ताव को शामिल करते हुए भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही साथ विचार विमर्श, मतलब सबसे डिस्कशन किया गया। ऐसा नहीं था कि प्रारूप बना दिया गया, अध्यक्षता भीमराव अम्बेडकर साहब ने कर दिया। भाई कार्य तो महत्वपूर्ण सभी का था, लेकिन प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, उनकी समिति के द्वारा काम किया गया था, काफी महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया था। और उसके बाद डिस्कशन हुआ, ऐसे थोड़े हो जाएगा, डिस्कशन होता था। और डिस्कशन विचार विमर्श के बाद 26 नवंबर 1949 को सभा के सभापति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने स्थिति को संविधान पर हस्ताक्षर करके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस स्थिति को मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के जो सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस स्थिति को संविधान पर हस्ताक्षर, कोई भी कानून बनता है फिर उसका हस्ताक्षर होता है, हस्ताक्षर करके उसे पारित घोषित कर दिया। कोई भी नियम बनता है पहले उस पर सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद वो कानून का रूप लेता है। तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था।
तो ये रहा पूरा संविधान सभा का पूरा डिटेल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पहला क्लास था, जितना भी मैंने बताया आप लोग को, खास करके संविधान सभा के बारे में जो मैंने कहा कि सबसे पहले यही कहा मैंने आप लोगों से कि वजह देखिए टोटल 20 से 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे और टोटल मान के चलो अगर 20 से 25 है तो आपके 40 से लेकर 50 नंबर के क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। संविधान सभा के बारे में जैसे मैंने कहा कि भारत में संविधान के गठन का विचार 1934 में अमर राय द्वारा दिया गया और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार ऐसा महसूस किया गया कि भाई भारतीय संविधान की मांग की गई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा होगा। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इनकी मांग को मान लिया था, स्वीकार कर लिया था। 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्टूपिड क्रिस को स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया, जिसके आधार पर एक संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया। ये भी मैंने आप लोगों को बताया। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। तब संविधान सभा की पहली जो बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, बुलाई गई थी। इसका अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने 9 दिसंबर 1946 को आरंभ किया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया अस्थायी। फिर 22 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया और यह सभा कहती है कि यह सभा भारत का एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान निर्माण की घोषणा भी करती है। और संविधान सभा को दो अलग अलग कार्य दिए गए। एक पहला था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए कानून बनाना। इस प्रकार संविधान सभा भारत की प्रथम संसद बनी। जब सभा की बैठक होती थी तो संविधान के रूप में होती थी तो अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद साहब करते थे, जब विधायिका के रूप में होती थी तो जीवी मालंकर साहब करते थे। और इस प्रकार संविधान सभा एक विधायिका बनी और संविधान निर्माण प्रक्रिया में जैसे आपको पता है कि प्रारूप समिति के कार्य बहुत महत्वपूर्ण था। अध्यक्ष इसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे और इसका गठन जो किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति को शामिल करते हुए भारतीय संविधान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, प्रारूप प्रस्तुत किया गया, ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही साथ विचार विमर्श करने के बाद 26 नवंबर 1949 को सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस तिथि को संविधान पर हस्ताक्षर करके उसे पारित घोषित कर दिया था। तो ये रहा पूरा संविधान सभा का थोड़ा सा क्रक्स जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। किसने राय दिया था, किसके विचार दिमाग की उपज थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐसा कब कहा, किसने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया था। स्टूपिड क्रिप्स पहले आते हैं, फिर कैबिनेट मिशन आता है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी लोग डिस्कशन करते हैं, संविधान लिखा जाता है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, पहली बार सहमति कब बनी है, जितना भी था ये सारा बता चुका हूं। संविधान सभा की पहली बैठक, और जब संविधान के रूप में होती थी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे, जब विधायिका के रूप में होती है और भारत के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालंकर साहब किया करते थे। तो ये रहा महत्वपूर्ण आज का पहला लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अब इसके आगे का जो भी लेक्चर है वो मैं कल लूंगा। आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर आप लोगों से आग्रह करूंगा, जो भी स्टूडेंट हैं हमारे, कि देखो बेटा 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं अभी भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ये दिमाग में अपने रखिएगा जरूर, क्योंकि टीचिंग की वैकेंसी है ना कि यूपीएससी का पेपर है ये। 20 से 25 यानी कि आपका हो गया 40 से 50 आपके मार्क्स के पेपर होंगे। और पॉलिटी का ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ याद रखिएगा, 1/3 माइनस मार्किंग भी है, ठीक है। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है फैक्चुअल डेटा के हिसाब से, जहां समझाने की जरूरत पड़ी है, जहां एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ी है, एक्सप्लोर मतलब जहां पर उसको ओपन करना है, किसी भी टॉपिक को खोलना है अच्छे से, वहां मैं खोलूंगा, क्योंकि यूपीएससी का पेपर नहीं, ये आपका टीचिंग का पेपर है। फैक्चुअल डेटा क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं, वो फैक्चुअल डेटा भी आप लोगों को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए आप सभी के सभी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्द आप लोगों से रूबरू होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।